हेलो बेटा, आज करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब मेजर किसे किसे कर सकते हैं, उनकी यूनिट क्या है। तो सबसे पहला वर्ड आता है आपका, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? सिंपल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी एक अलग चीज़ है, इसे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and also describes the law of physics। भाई वो चीज़ें जिन्हें आप मेज़र कर सको और मेज़र करने के बाद जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके। अब किन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते? तो आप गुस्से को मेजर नहीं कर सकते ना, किसी पर कितना गुस्सा आ रहा है। आप किसी से प्यार करते हो, अपनी मम्मी डैडी से कितना प्यार करते हो, अपने भाई बहन से कितना, तो वो मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो वो दर्द कितना होता है आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। अब मान लो जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से साइंटिस्टों ने मेजर कर भी लिया, भी इतना दर्द हो रहा है। अगर वो चीज़ बेटा फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब कहीं यूज़ ही नहीं हो रही, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। पहली बात कि वो मेजर की जा सके, दूसरी अगर मेजर हो रही है तो उसके बाद फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करें। तो किन किन चीज़ों को मेजर कर सकते हो? एग्जांपल के लिए आप मास को मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो, और बहुत सारी हैं बेटा। स्पीड मेजर की जा सकती है, इन्हें मेजर किया जा सकता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो तब काम क्या करते हो आप? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में आ जाता है मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैं पी क्यू लिखा करूँगा, ठीक है ना? तो मेजरमेंट में क्या आता है? देखो यहाँ पर एक नंबर n आएगा और उसके साथ एक u आएगा। n क्या है बेटा? n है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है? आपकी यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? देखो ध्यान से, अगर आपने बेटा अपना वेट किया, मान लो आपका वेट आ गया 60 kg, इसका मतलब क्या है कि आप एक, अगर जैसे तराजू होते थे ना, त्रकड़ियाँ तराजू, तो एक साइड आप बैठे हो, दूसरी साइड हमने 1 kg के 60 जो वो वेट रखे हुए हैं। आई बात समझ में? एक साइड आप बैठे हुए हो, एक साइड हमने 1 kg के 60 वेट रखे हुए हैं। आपका वेट कितना आ जाएगा? अगर इक्वल आ गया तो 60 आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया? अपने वेट को कंपेयर किया किससे? वो 1 kg के वेट से, कि आपके कितने टाइम्स वो नंबर मिल रहे हैं आपको। अब कोई और बिठाओगे उसके केस में 50 आ सकते हैं, हमें 50 वेट रखने पड़ेंगे, और कोई उससे हैवी है तो मान लो 70 रखने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हो? आप यूनिट जो होती है ना, वो कंपैरिजन ही होता है। मान लो अगर नहीं समझ आया तो मान लो आपका वेट करना है, अगर आपका वेट 60 kg है, दूसरी साइड 60 वेट रखेंगे 1 kg के। लेकिन बेटा अगर हम आपका वेट ग्राम में निकालेंगे, तो ग्राम में निकालेंगे, इतना पता तो होगा ना, 1 kg में 100 ग्राम होते हैं, तो बेटा इतने ग्राम आपका वजन आ जाएगा, 60,000 ग्राम। मतलब एक साइड अगर आप बिठा दें और दूसरी साइड अगर हम वेट रख रहे हैं 1 ग्राम के, तो 60,000 रखने पड़ेंगे। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, जब केजी से कंपेयर किया तो ये नंबर छोटा आया, जब ग्राम से कंपेयर कर रहे हो तो ये नंबर बड़ा आ रहा है। जो ये नंबर होता है ना बेटा, ये वाला, अच्छा है ये 60 kg,
ये जो नंबर होता है ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये पीछे यूनिट लिखी होती है ये होती है यूनिट, और ये कंपेयर है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो ये है कंपैरिजन। और इसका मतलब क्या असल में, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। मतलब अगर मैं यदि यूनिट केजी है तो 60 केजी मुझे उस साइड वेट रखने पड़ेंगे, अगर ग्राम ले रहे हैं तो 60,000 टाइम्स रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपकी आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की, मेजर कैसे करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। सेकंड हमारा पास, इसके बाद हम टॉपिक करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसके कितने टाइप हैं। तो आज जो करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला टाइप बेटा आपका आता है फंडामेंटल पी क्यू, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल कौन सी है सर, ये डिराइव्ड कौन सी है। अब देखो बेटा, जैसे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26। वो 26 क्या है, बेस है, बेसिक है, उनके बिना गुजारा नहीं होगा। तो वो 26 क्या बन जाएंगे, फंडामेंटल। और अगर उसके बाद जैसे मैंने लिखना है यूनिक एकेडमी, मैंने यूनिक लिख दिया, ये जो वर्ड आया ये ड्राइव्ड वर्ड है, वो 26 में से कुछ को मिलाकर बेटा ये बन गया, तो ये ड्राइव्ड है। अब अगर मैंने सिर्फ ए लिख दिया, बी लिख दिया, ये क्या है, फंडामेंटल। मतलब इनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले काफ़ी है। और ये कितनों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं, यू 2 बार आ रहा है, बात अलग है। तो 5 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट 5 हैं, वैसे 6 आ जाएंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ओके, इनमें लिख सकते हैं which cannot be expressed in the terms of another physical quantity, यानी कि जिसे किसी और की जरूरत नहीं है। यहां पर ठीक है ना, which can be expressed in the terms of 2 or more fundamental फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये तो बेटा पढ़ेंगे बेसिक, फंडामेंटल, ये ड्राइव्ड है। ड्राइव्ड किन से मिलकर बनते हैं, फंडामेंटल से। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा की टर्म लिखी जा सकती हैं। फंडामेंटल कौन कौन सी है सर, ये लो बेटा, मास है, लेंथ है, टाइम है, ऐसी और भी हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट हैं हमारे पास, बाकी उन्हीं से मिलकर बनती हैं। तो आपके पास ये एग्जाम्पल होना चाहिए। इसके बाद कौन सा है आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, मान लो बेटा स्पीड है, पता है ना स्पीड किससे मिलकर बनती है, स्पीड बनती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। 2 फंडामेंटल से मिलकर क्या बनती है आपकी, स्पीड बनती है। जैसे आपका बेटा एरिया है, एरिया भी क्या होता है, अगर आप स्क्वायर का लिखते हो एल क्रॉस बी, 2 लेंथ को मिलाकर बनता है एल क्रॉस बी।
तो ये कैसी हैं बेटा आपकी ड्राइव्ड, और ये क्या है आपकी फंडामेंटल। अब जब फिजिकल क्वांटिटी आ ही गई हैं तो इनकी कोई ना कोई यूनिट भी तो होगी ना, तो इनकी जो यूनिट होगी उन्हें क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और इसकी यूनिट को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो कहाँ लिखी, ठीक है ना, और इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, तो हटा ही देते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहली आ जाती है बेटा फंडामेंटल, और इसके बाद आ जाती है आपकी सेकंड नंबर पर, यहाँ लिख देते हैं डेराइव्ड। इसके अलावा भी 3 और हैं, 2 या 3 और हैं, वो थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं बेटा, तो ये होती हैं यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल पी क्यू, और ये होती हैं ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं, यूनिट ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल की यूनिट हैं वो फंडामेंटल यूनिट है, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, अब यूनिट का जिक्र चल रहा है ना, तो यूनिट के सिस्टम कौन कौन से हैं, पहले तो वो देखते हैं कि यूनिट के सिस्टम कौन कौन से हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सबसे पहला बेटा सिस्टम आता है आपका सीजीएस, यहां पर बेटे क्या बोलते हैं, गॉसियन। या सीजीएस सिस्टम बोलो या गॉसियन सिस्टम बोलो। इस सिस्टम में बेटा हम क्या करते हैं, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना होता है, वेट को ग्राम में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आता है, ये लिख लो FPS, या फिर इसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम। इसमें बेटा लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में, और वेट को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, और टाइम बेटा यहां पर क्या है आपका सेकंड। थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड पर आपका आता है MKS। MKS में बेटा आप लेंथ को मीटर में मेजर करोगे, वेट को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड। अब ध्यान से देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन गलत करा देती हैं छोटी छोटी बातें। फिजिक्स टफ धीरे धीरे बनना स्टार्ट होती है, एकदम से नहीं बनती। क्यों, आपको जब छोटी छोटी बातें नहीं याद होगी, मान लो किसी न्यूमेरिकल में उसने क्या किया, लेंथ तो किस में दे दी सेंटीमीटर में, और वेट किस में दे दिया, या मास किस में दे दिया, मास किलोग्राम में दे दिया, आप वही वैल्यू डाल देते हो। ध्यान से देखा करो, सिस्टम लेकर चलना कि आप किस सिस्टम में काम करना चाहते हो। अगर आप इस सिस्टम को पकड़ोगे तो सारी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में चलेगी, मीटर में नहीं, मास ग्राम में चलेगा,
और ये टाइम साइड में चलेगा। और ज़्यादातर हम इस सिस्टम में बात करते हैं, इस सिस्टम में आपके 90% क्वेश्चन हो जाते हैं MKS। अब हुआ क्या ना, देखो जब कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, दूसरे देशों से बातचीत नहीं होती थी, हर देश वाले अपने अपने हिसाब से चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं। कोई वेट को किलोग्राम में मेज़र कर रहा है, मास को, वजन को, कोई ग्राम में, कोई पाउंड में। अब जब लोगों को पता चला कि यार हमारे यहाँ पर ये नहीं होता, तुम्हारे यहाँ पर वो हो जाता है। मान लो चावल लगा लो, अगर हमारे इंडिया में चावल हो जाते हैं, फॉरेन में नहीं होते, वो कहेंगे ये ठीक है, चीज़ खाने वाली है तो हमें भेज दो। अब उन्होंने ऑर्डर किया, अब मान लो बाहरले मुल्क ने ऑर्डर किया, पाउंड में कर दिया, इतने पाउंड भेज दो, 10 पाउंड भेज दो। आप इंडिया में क्या रहता था स्टार्टिंग में, किलोग्राम वाला सिस्टम, आप उसको 10 किलो भेज रहे हो, वो 1000 किलो मांग रहा है, मान लो आप 1000 पाउंड मांग रहा है, आप 1000 किलो भेज रहे हो। तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, भाई ये कैसे मेजर कर रहे हैं, हम कैसे मेजर करते हैं। तो उस हालातों में सभी देशों के अच्छे अच्छे आदमियों ने बैठकर एक मीटिंग में क्या पास किया, भी ये यूनिट हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना, मेन, ठीक है ना, जिसे इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। तो 4th नंबर पर सिस्टम बना SI सिस्टम। SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, या SI यूनिट सिस्टम जो भी है। तो SI यूनिट या SI सिस्टम में इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम में आएगा ना यहाँ पर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दी यूनिट। ये लास्ट में ई लगाए गए हैं, ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है उसके हिसाब से। अब इस सिस्टम में देखो यहाँ पर 3 यूनिट है, वजन है, लेंथ है और टाइम है, लेकिन इन्होंने 7 यूनिट इकट्ठी कर ली। 7 यूनिट कौन कौन सी है शायद आपको पता हो, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बन जाएगी टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, कौन कौन सी आती है, यहाँ पर उनकी यूनिट लिखेंगे, और यहाँ पर उनके सिंबल लिखेंगे। चलो जी, अब फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले क्या ले लो बेटा, सबसे पहले आप ले लो मास ले लो बेटा। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सिंबल क्या है बेटा इसका, केजी। फिर लेंथ आई, लेंथ की यूनिट क्या लेंगे हम, मीटर, और इसमें क्या आता है बेटा आपका एम। उसके बाद बेटा टाइम आ जाएगा, टाइम की यूनिट क्या है आपकी सेकंड, और एस आ जाएगा। उसके बाद बेटा 3 होगी आपकी, इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या लेते हैं, केल्विन, के आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपका करंट आता है, करंट की आती है बेटा आपका एम्पियर, ए आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके आ जाता है मोल्स। अच्छा, लास्ट देखते हैं दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। लास्ट यहाँ पर लिख देते हैं ना इस साइड में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और सेवन्थ क्या आ जाएगी आपकी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेवन्थ थी बेटा
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट आ जाती है कैंडला और इसके सिंबल आ जाता है CAD या CD। ठीक, अब लगभग चीज़ें आपने सुन रखी होंगी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, ये CD, ये इंटेंसिटी मतलब कि एक बल्ब की कितनी ब्राइटनेस, मोटा मोटा इतना समझ लेते हैं। इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। जैसे बल्ब की कितनी ब्राइटनेस है, बल्ब के ऊपर जो यूनिट लिखी होती है ना, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी में लिखी होती है कई बार, तो ये वहाँ आ जाता है। और ये 7 क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इन 7 की जो यूनिट आ जाती हैं वो फंडामेंटल यूनिट यानी कि SI यूनिट बन जाती है, वो 7 बन जाती हैं। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब ये 7 यूनिट बनाने के बाद ना, 7 यूनिट बनाने के बाद सारे अपने अपने घर चले गए। ठीक है ना, सारे अपने अपने घर चले गए। उसके बाद उन्हें याद आया भाई 2 यूनिट और रहती हैं जहाँ पर बहस हो सकती है। ठीक है ना, 2 यूनिट, वो कौन सी है, उसको क्या बोलते थे, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये बाद में है, एक्स्ट्रा में आई, इसका नाम क्या रख दिया, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट। तो सप्लीमेंट्री में पहली यूनिट कौन सी आती है बेटा आपकी, प्लेन एंगल। और दूसरे नंबर पर क्या आती है बेटा आपका, सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल देखो अभी लिख रहे हैं, तो इसकी प्लेन एंगल की आपका फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन। और इसकी आती है स्टेरेडियन। और इनके सिंबल बेटा देखो, इसका सिंबल आ जाता है RAD, इसका आ जाता है ये वाला। ठीक, अच्छा, इसको आप SR भी लिख सकते हो। तो ये आ जाते हैं इनके सिंबल। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है, प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। ध्यान से देखो, अगर आप कॉपी पर सर्कल बनाया होगा बेटा आपने, एक मिनट, सर्कल बनाते हैं हैं, मान लो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये एक आर्क बन गई बेटा आपकी। अब ये एंगल कितना है, थीटा, इसकी रेडियस कितनी है, R। ये यहाँ से यहाँ लेंथ बेटा L मान लो। ये जो एंगल थीटा आया बेटा, ये होता है L/R। L क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और इन लेंथ के बीच में जो एंगल बना वो थीटा, और इस सर्कल की रेडियस क्या है आपकी, R। अब एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो थीटा है ना, यहाँ पर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा रेडियन में आना चाहिए, इसके अलावा इधर उधर से ना आए, कहीं आप डिग्री में ले लो। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। इस फॉर्मूले को लेकर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से चला और ये घूमकर दोबारा से यहीं पर आ गया, देखो यहाँ से चला और एक चक्कर लगाकर दोबारा यहीं पर आ गया, तो L कितनी आएगी सर, L आएगी। L यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पेरीमीटर, वो होता है 2πr। तो यहाँ पर डालना पर थीटा कितना आएगा, L की जगह डाल दो बेटा 2πr।
आर डिवाइड बाय आर, इससे ये कट जाएगा, थीटा कितना आता है 2 पाई। देखिए कंप्लीट सर्कल अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपने कितना एंगल कवर किया 360, 360 डिग्री, 2 पाई आ जाता है। यहाँ से चलोगे दोबारा यहीं पर आगे। दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे भूल जाते हैं कि थीटा किधर था, एल किधर था, क्या क्या नहीं। किसी बच्चे के माइंड में ऐसा फॉर्मूला एल इक्वल टू थीटा बाय आर, किसी के मन में ये फॉर्मूला आ सकता है। आपने क्या करना है, एल की वैल्यू क्या रख दो 2 पाई आर, और जैसी एल की वैल्यू 2 पाई आर रखोगे, देखो जैसे मैंने यहाँ रखी, थीटा की वैल्यू 2 पाई आनी चाहिए। अगर आ रही है तो फॉर्मूला ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं आएगी ना, ये आर इधर चला जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर थीटा, ये गलत आ जाएगा। तो ऐसे आप बेटा क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब करते हैं कौन सा, सॉलिड एंगल। ये ना प्लेन एंगल किसी में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, 2D में होता है प्लेन एंगल। अब करते हैं हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल आपको क्या आता है, देखो ध्यान से। जैसे मेरे पास ना यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है, जैसे ये, ठीक है ना। और मान लो देखो 2D में सर्कल बनाया था, 3D में स्फीयर बनाना पड़ेगा। और मान लो जैसे ये बल्ब का ऊपर वाला हिस्सा एक स्फीयर ही तो है लगभग, तो इस स्फीयर ने इसके नीचे कितना एंगल बनाया अंदर वाली साइड, वो होता है सॉलिड एंगल। नहीं समझ में आया, एक पेस लेकर और काम करने की कोशिश करते हैं। ये जैसे मान लो ये पेज है, आइसक्रीम खाई होगी ये आइसक्रीम, तो बेटा कौन होगा आइसक्रीम का, ये वाला, ठीक है। इसको अंदर फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या रख देते हैं, मान लो, अच्छा बनाते हैं, टेंशन मत लो। ये लो, वो पहले अच्छे से दिख नहीं रहा था ना, ऐसी होती है आइसक्रीम, हाँ ऐसी होती है, ठीक है। इस स्फीयर ने इसके नीचे यहाँ पर कितना एंगल बनाया बेटा, यहाँ पर, वो जो अंदर एंगल बनेगा ना, वो होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। 3 डायमेंशन में दिखाया जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं दिखाने की। सॉलिड एंगल आपका एक स्फीयर के अंदर एंगल बना होता है, ठीक है ना। जैसे समझने के लिए ये आ जाएगा, ठीक, और ये एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख दिया था ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय आर का, एरिया कौन सा लेना है बेटा, एरिया ये लेना है, ठीक है ना। ये है आपका एरिया, आर बेटा ये मान लो, जैसे हमारे केस में, ठीक है ना, हमारे केस में जो मैंने एरिया लेना था ना बेटा, एरिया, ठीक है, जो ये आपका स्फीयर का जितना ये पोर्शन बाहर दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया लेना है, और आर के लेनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखो, अगर धीरे धीरे जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके सर्कल कंप्लीट हो गया था ना, ऐसे जब इसको कंप्लीट करेंगे, इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे, तो स्फीयर का एरिया कितना आता है, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ डालना बेटा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यानी कि स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आता है 4 पाई। सर्कल का प्लेन एंगल कितना आया 2 पाई। सर्कल में 2 पाई आया, यहाँ पर कितना आया 4 पाई। तो ये कर लो याद। इसके आगे हम करते हैं टॉपिक
कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखो ध्यान से, जब बैठकर किसी ने सलाह मशवरा किया होगा भाई ये जो यूनिट है ना ये कितनी लेनी है। अब ध्यान से देखो, यूनिट बनाते वक्त जैसे फुट है, अब फुट पहले फुट के हिसाब से डिस्टेंस मापते थे, पैर की लेंथ के हिसाब से, वो तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना। मीटर ऐसे मेजर करते थे, ये भी किसी का अलग किसी का अलग। तो जब यूनिट बनाते हैं ना उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट या यूनिट, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। जैसे मीटर है, ऐसा यूनिट क्या है आपकी, मीटर। तो मीटर कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे मीटर हो गया, ये वेल डिफाइंड तो नहीं है ना, हर किसी के लिए बेटा अलग अलग है। तो वो चीज़ हर किसी के लिए सेम होनी चाहिए। जैसे फुट है, अब फुट पैर के हिसाब से मेजर करोगे तो बेटा हर किसी के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, वेल डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, इनवेरिएबल। इनवेरिएबिलिटी मतलब जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। अब किस मटेरियल की यूनिट बनाओगे, पहले तो ये बताओ किस मटेरियल की बनाओगे। अगर मीटर बनाना है, मान लो केजी बनाना है, आपने 1 केजी का वेट बनाना है, तो क्या करो। मान लो कोई आदमी कह रहा है मैं घर से ना कॉटन लेकर आ गया, रुई लेकर आ गया 1 किलो की, और वो बाज़ार में बैठकर सामान तोलने लग गया। अब मौसम ख़राब था, बारिश होगी, उसकी रुई बेटा भीग गई। अब रुई भीग गई तो वो क्या हो गया, उसका वजन क्या किलो ही रहेगा, नहीं, वो 1 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सेम तो नहीं रहा ना, वो चेंज हो गया, मौसम के साथ वो चेंज हो गया। टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा, मान लो घर से लेकर आया रुई 1 किलो का, मौसम में नमी थी, बाज़ार में आकर बैठा, अच्छे जोर की गर्मी पड़ने लगी, उसमें से नमी निकल गई, उसका वज़न कम हो जाएगा, उसका वज़न बेटा कम हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होता। मान लो मैं आपको ना अपना इंसिडेंट बताता हूँ। हमने एक बार चावल ली, जीरी ली, मतलब ठीक है ना, चावल। तो हमने जब लिए थे ना तो 60 kg करके लिए थे, मान लो समझने के लिए। अब वो 3-4 महीने पड़े रहे, बाद में जीरी में से जीरी थी, ठीक है ना, 60 kg थी। अब 3-4 महीने घर पड़े रहे। अब हमने चावल बनवाने के लिए उसको लेकर गए, उसका वेट पता कितना हुआ, 57 kg होगा। ऐसा नहीं है कि देने वाले ने गड़बड़ की थी, देने वाले ने प्रॉपर दिया था, लेकिन जब उसने दी होगी तो इसमें नमी होगी ना, और जब वो नमी टाइम के साथ साथ बेटा ख़त्म होगी तो इसका वजन क्या हो गया, कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो यूनिट बनाओगे वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब 1 किलो का बाट है, आपका चोरी हो गया, ख़राब हो गया, गुम हो गया, आपको दोबारा फिर किलो का बाट चाहिए, तो क्या करोगे, क्या करोगे। ये नहीं कि उसको बनाने में ही महीना लग रहा है, या वो दोबारा चीज़ बन ही नहीं पाएगी, ख़राब होगी, तो ऐसा नहीं है। रिप्रोड्यूसिबल, आसानी से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट आ जाता है ईजी अवेलेबिलिटी। मतलब वो चीज़ आसानी से मिल जाए। अगर आपने मार्केट में जाना है, 1 मीटर की रोड लेते हो तो वो आसानी से मिल जाती है। 1 किलो का बाट आसानी से मिल जाता है, आसानी से बन भी जाते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ईजी अवेलेबिलिटी। और 5th नंबर पे है
यूज़ करने में भी आसान होते हैं। यूनिट बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हैं हम यूनिट बनाते वक्त। चलो सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डायमेंशन। आज के लेक्चर को अच्छे से देखना, अच्छे से करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक केयर।